Okay, students, so this is about enzymes. What are enzymes? Enzymes are basically biocatalysts that increases the velocity or rate of reaction या chemical reaction by lowering its activation energy and convert specific substrate into product. तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. अगर एंजाइम नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, वो बहुत ही स्लोली प्रोसेस करेंगे, और जब वो बहुत स्लोली प्रोसेस करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी डाइजेशन नहीं होगी, वो इतनी स्लो होगी कि 4-5 दिनों बाद जाके एक मील जो है वो डाइजेस्ट होगा. इसी तरह हमारी नर्व इम्पल्स जो है वो नहीं जल्दी से ट्रांसफ़र होगी एक जगह से दूसरी जगह, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाएंगी. तो जो एंजाइम्स होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बायोकैटलिस्ट्स के तौर पे काम करते हैं और किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनने की जो कैपेसिटी होती है, जो रेट होता है वो बढ़ जाता है. केमिकल नेचर क्या होती है एंजाइम्स की? ऑल द एंजाइम्स आर इनवेरिएबली प्रोटीन्स. सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट a few enzymes which are made up of RNA molecules. That enzymes are called as ribozymes. तो वो वाले एंजाइम्स जो RNA के बने हुए होते हैं उनको राइबोजाइम्स कहते हैं. इसके अलावा सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं. ईच एंजाइम्स हैज़ इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. हर एंजाइम का अपना एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, अपनी स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन होती है, शेप होती है, जो कि उसकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर या एंजाइम की जो स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन है, उसकी जो शेप है, वो अगर ख़राब हो जाए, बदल जाए, तो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देता है, एंजाइम फिर काम नहीं करता. इम्पॉर्टेंस क्या होती है एंजाइम्स की? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया और मैं पहले भी आप लोगों को बताती रहती हूँ, एग्जांपल देती हूँ डाइजेशन की, कि अगर आपने अभी एक बिरयानी खाई है, 1 प्लेट बिरयानी अगर आप लोगों ने खाई है, तो वो क्या होगा, अगर आपकी स्टमक में पेप्सिन मौजूद नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और जब डाइजेशन नहीं होगी तो वो आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, वो फूड आपके स्टमक में पड़ी रहेगी एंड इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है ना इट कैन लीड टू डेथ. तो वो जो है वो डेथ भी कॉज कर सकती है. तो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये हर रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. अगर रिएक्शन स्लोली चलेंगे इनके बगैर तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, हमारी बॉडी का कोई निज़ाम नहीं चलेगा, हमारी बॉडी का कोई सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा एंड वी मे डाई, और जो है हम लोग फिर जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं, डेथ हो सकती है हमारी. तो एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स. ये बेसिकली ऑर्गेनिक कैटालिस्ट्स होते हैं विच एड इन फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शंस, जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं इन द बॉडी. एंजाइम्स आर नीडेड फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज इन द बॉडी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस. तो हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो कोई मेटाबॉलिक काम हो रहा है, चाहे वो सांस लेना है, रेस्पिरेशन है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे रेस्पिरेशन है, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे और जितने भी हमारी लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो हैं, सब के सब जो है वो एंजाइम्स की मरहून मिन्नत हैं. एंजाइम्स के बगैर जो है ना वी आर नथिंग, हम लोग कुछ. सो व्हेन एंजाइम्स फंक्शन प्रॉपरली, जब एंजाइम्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल रहती हैं, मेंटेन रहती हैं. तो जब मेंटेन कंडीशंस रहती हैं तो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. विदाउट एंजाइम्स बायोलॉजिकल रिएक्शन एसेंशियल टू लाइफ टेक्स 2.3 बिलियन ईयर्स. तो अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को बिरयानी की एग्जाम्पल देके कि वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगी, तो यहाँ पे वो वही बात कर रहे हैं कि विदाउट एंजाइम्स के बगैर हमारी बॉडी की जो रिएक्शन है, हमारे जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो तकरीबन 2.3 बिलियन ईयर्स ले लेंगे. 2.3 बिलियन ईयर्स ले लेंगे कंप्लीट होने के लिए, और 2.3 बिलियन ईयर्स तो हमारी लाइफ नहीं होती. तो एक केमिकल रिएक्शन अगर 2.3 बिलियन ईयर्स में हो रहा है तो फिर क्या बनेगा हमारा? तो वो एंजाइम्स के बगैर कुछ भी नहीं है. एंजाइम्स ऑल्सो हेल्प सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंजाइम्स ये भी करते हैं कि वो एक सेल
से दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कीपिंग सेल ग्रोथ, लाइफ एंड डेथ अंडर कंट्रोल। और इस तरह सारी चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखते हैं कि ग्रो कब करना है, किस एज तक करना है, कितना करना है, तो सेल ग्रोथ किस तरह होनी है, हमारी लाइफ और डेथ के और बाकी जितने भी सारे कंट्रोल्स हैं वो सब कुछ किसकी वजह से हो रहा होता है, एंजाइम्स की वजह से हो रहा होता है। डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड आइसोजाइम्स। हमारी बॉडी में हर एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम्स तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक ही केमिकल रिएक्शन को या एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स जो डिफरेंट हैं लेकिन दे वर्क ऑन द सेम केमिकल रिएक्शन, दैट एंजाइम्स आर कॉल्ड एज आइसोजाइम्स। तो उन एंजाइम्स को आइसोजाइम्स भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स क्या हैं कि ये सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल्स को भेजते हैं, जैसे नर्व इम्पल्सेस हो गई, जैसे और दूसरे डिफरेंट सिग्नल्स हो गए हमारी बॉडी में, तो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भेजते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेल को रेगुलेट करते हैं, सेल के अंदर जो जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब की रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब जो है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, कब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, कब फैट्स को डिज़ोल्व करना है, कब फैट्स से न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने हैं, कब स्टेरॉइड्स बनाने हैं, कब कुछ और बनाना है। तो ये सारी की सारी जो सेल रेगुलेशन है वो कौन मेंटेन करता है, एंजाइम्स मेंटेन करते हैं। एंजाइम्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डाइजेशन, एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन होम्योस्टेसिस, वो हमारा इंटरनल पूरी जो हमारी बॉडी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो एक लेवल पे हर चीज़ को मेंटेन करते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने देते हैं बॉडी में, ना बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं। तो एक नॉर्मल लेवल रखते हैं हमारी बॉडी में हर चीज़ का। और इसके अलावा जो है अगर एंजाइम्स में कोई ख़राबी आ जाए या एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ दें या माल फंक्शनिंग हो जाए उनकी, तो उससे जो है ना वो जेनेटिक डिजीज़ भी कॉज हो जाती हैं। एंजाइम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। तो पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम के जो पार्ट्स हैं उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड चेन्स, इट इज़ नॉन एक्टिव अनलेस इट बाउंड्स विद नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एंजाइम्स के बेसिकली जो है ना वो 2 पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है प्रोटीन पार्ट और दूसरा कहलाता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है ना वो 90% जो मेजर पोर्शन है एंजाइम का वो प्रोटीन पार्ट से बना हुआ होता है, यानी कि एपोएंजाइम से बना हुआ होता है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है, एक को कहते हैं कोएंजाइम और दूसरे को कहते हैं कोफैक्टर। कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन्स वगैरह। तो विटामिन्स एपोएंजाइम के साथ जुड़ते हैं और एक एंजाइम जो है वो फंक्शनल हो जाता है और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। कोएंजाइम्स आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, को सबस्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। को सबस्ट्रेट क्या होते हैं, दैट आर ओनली ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड विद एंजाइम, जो कि एंजाइम के साथ यानी कि एपोएंजाइम के साथ थोड़ी देर के लिए बाइंड करते हैं, अपना काम करवाते हैं और काम करवा के साइड पे हो जाते हैं, दोबारा से डिटैच हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम कोएंजाइम्स जो कि ट्रांजिएंटली बाइंड करते हैं, कुछ टेम्परेरी बाइंड करते हैं, थोड़ी देर के लिए बाइंड करते हैं, उनको कहते हैं को सबस्ट्रेट। और दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं एपोएंजाइम के साथ, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोवलेंटली बाइंड कर जाते हैं, परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं एपोएंजाइम के साथ और फिर एंजाइम से कभी भी डिटैच नहीं होते और ये हमेशा एंजाइम के साथ लगे रहते हैं, तो उनको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है नॉन प्रोटीन पार्ट की वो है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर जो है वो बेसिकली रोल प्ले करता है एपोएंजाइम और कोएंजाइम के दरमियान ब्रिज का। एपोएंजाइम आपने 2 जगहों को आपस में मिलाना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, बीच में एक ब्रिज बना देते हो। तो एपोएंजाइम और कोएंजाइम्स को मिलाने के लिए जो है ना वो ब्रिज के तौर पे कोफैक्टर काम करता है। और कोफैक्टर खुद किसका बना हुआ होता है, किसी भी इनऑर्गेनिक आयन का बना हुआ हो सकता है, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो कोई भी इनऑर्गेनिक आयन का बना हुआ हो सकता है ब्रिज।
नेक्स्ट इज़ होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है कि जब एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट अपने नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होलो एंजाइम, कि अब वो फंक्शनल एंजाइम बन गया है। जब तक एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं तब तक कोई भी एंजाइम जो है वो काम नहीं करता। एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या होता है कि एपो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ेगा और फिर जब नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाता है तो जो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं होलो एंजाइम। दैट इज़ द फंक्शनल एंजाइम। So holoenzyme is the conjugated enzyme that is formed by the combination of apoenzymes and non-protein part, that is coenzyme or cofactor. Next are the properties of enzymes. Enzymes की properties क्या होती हैं? Enzymes are biological catalysts. Enzymes जो हैं वो biological catalyst हैं, लाइफ में रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है एंजाइम के बगैर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। लेकिन जैसे ही किसी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी उस एनर्जी की नीड को कम कर देता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी की नीड को, ज़रूरत को कम कर देता है। जब वो एनर्जी की ज़रूरत कम हो जाती है तो अपने आप ही रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। जाहिर सी बात है कि रिएक्शन जो है वो फिर जल्दी अकर हो जाता है। दिस स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन टू 103 to 108 टाइम्स फास्टर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये तकरीबन 100 गुना रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं। पहले अगर रिएक्शन जो है वो 1 की स्पीड से जा रहा था तो अब वो 103 की स्पीड से जाएगा। तो तकरीबन 100 गुना जो है ना वो ये एंजाइम्स स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर एंजाइम मॉलिक्यूल पर सेकेंड इज कॉल्ड द टर्नओवर नंबर। Enzymes remain unchanged at the end of the reaction and can reuse again and again. तो एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो जब उन्होंने अपना एक रिएक्शन ख़त्म किया तो उसके बाद दोबारा हमारे पास एज इट इज़ अनयूज्ड आ जाते हैं। एंजाइम्स कभी भी हमारी बॉडी में से ख़त्म नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, वो पड़े रहते हैं हमारी बॉडी में, वो दोबारा हमें मिलते रहते हैं। बिल्कुल इसकी मैं आपको लोगों को एग्जांपल दूं तो इस तरह से है कि अगर आप एक टी बैग लो, टी बैग को आप पानी में डिप कर देते हो, थोड़ा सा उसको ब्रू करते हो तो उसके बाद जो है ना वो आप टी बैग को बाहर निकाल लेते हो। लेकिन आप उसी यूज्ड टी बैग को दोबारा से यूज़ भी कर सकते हो, ऑल्दो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो अगर वो ठीक हालत में है। तो इसी तरह एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स जो है ना आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हो, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ना ही उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। टी बैग की तरह ऐसा नहीं होता कि वो कम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना वो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाए या पीएच में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए तो एंजाइम्स डीनेचर कर जाते हैं, एंजाइम अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो एंजाइम्स को काम करने के लिए ना इंटरनल कंडीशंस बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड कंडीशंस चाहिए होती हैं, बहुत सूटेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, पीएच, ये सब इनको बहुत अच्छे वाले चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ ये काम नहीं करते हैं। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिस पे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। एंजाइम्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो कैसे होता है कि सबसे पहले कोई एक एंजाइम है जो होलो एंजाइम है, यानी कि उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है। एक होलो एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, यानी कि जिस भी रिएक्शन को उसने स्पीड अप करना है उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उससे एंजाइम
प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर अगले स्टेप पे एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। नीचे डायग्राम में भी आपको शो किया हुआ है कि ये पूरा एंजाइम था, ये एंजाइम के साथ ऊपर ग्रीन कलर का सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ बाइंड कर गया। जो बाइंड कर गया तो ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जब रिएक्शन पूरा हो गया है तो ये प्रोडक्ट्स, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए और ये एंजाइम वैसे का वैसे ही दोबारा से हमारे पास आ गया। तो ये एंजाइम दोबारा से पीछे चला जाएगा और दोबारा से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये एंजाइम बार बार यूज़ होते रहते हैं। एंजाइम्स के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने ना दो मॉडल्स पेश किए थे। पहला मॉडल कहलाता है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा मॉडल कहलाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है उसका ये मतलब है कि जैसे एक लॉक होता है, एक ताला होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक चाबी, एक स्पेसिफिक की जाती है। आप किसी और चाबी के साथ ताले को नहीं खोल सकते हो, ताले की अपनी ही चाबी होगी, लॉक की अपनी ही की होगी, तो उससे वो खुलेगा। इसी तरह ये चीज़ प्रपोज की गई एंजाइम्स के मामले में और इसी वजह से उसको नाम रख दिया गया लॉक एंड की मॉडल। लॉक कहा गया एंजाइम को और की कहा गया सबस्ट्रेट को। तो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फिशर थ्योरी, उसने ये प्रपोज किया कि एंजाइम की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेसिफिक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, कॉन्फर्मेशन होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती और उसके अंदर उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। उसके अंदर उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। जब वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है और एंजाइम वापस का वापस आ जाता है। तो द लॉक एंड की मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड फिशर्स थ्योरी, is one of two models which describe the enzyme substrate interaction. The lock and key model assumes, ये क्या कहता है, that the active site of the enzyme is rigid, कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो रिजिड होती है, वो बिल्कुल सख्त होती है, जैसे ताला एक सख्त होता है और उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता। एंड द सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट आर इक्वली शेप्ड, और वो दोनों एक तरह के बने हुए होते हैं कि उनकी शेप जैसे चाबी की शेप होती है ना, कि उसमें आगे कुछ जो है ना वो थोड़े से कट्स लगे हुए होते हैं। तो उसी तरह उसने कहा कि सबस्ट्रेट की भी अपनी एक ख़ास शक्ल होती है जो कि उस एंजाइम में ही बस घुसती है और कहीं पे नहीं घुस सकती। And active site are equally shaped. It suppose that the substrate fits perfectly into the active site of the enzyme. और ये suppose किया जाता है कि वो जो substrate है वो specifically इस active site के अंदर fit हो जाता है, कि उसमें कोई भी loose parts नहीं होते। लेकिन जो ये मॉडल है ना, इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये मॉडल जो है वो नलिफाई हो गया, क्योंकि ये देखा गया कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड नहीं होता, वो सख्त नहीं होता ताले की तरह, बल्कि वो क्या होता है, इंड्यूस फिट मॉडल होता है। इंड्यूस फिट मॉडल का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एंजाइम है, एंजाइम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे एक्टिव साइट का कैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन सबस्ट्रेट का तो वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसी भी सूरत में इसके अंदर फिक्स नहीं आएगा। तो होता क्या है, जैसे ही सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर आता है तो एंजाइम अपने आप को बदल लेता है, इस तरह से बदलता है कि वो सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर लेता है। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब उसने अपनी शक्ल को बदल लिया और फिट कर लिया सबस्ट्रेट को अपने अंदर। तो ये जो इंड्यूस फिट किया ना, कि बाद में फिट हुआ, इसको कहते हैं फोर्सली फिट करना। तो ये जो इंड्यूस फिट हुआ है, इस मॉडल को नाम दे दिया गया इंड्यूस फिट का। और इसको जो प्रपोज किया था, इसको जो बनाया था इस मॉडल को, वो किसने बनाया था, कोशलैंड ने बनाया था इन 1958। He attempted basically to explain how this is accomplished. His theory asserts that when the active site on the enzyme makes contact with the proper substrate, the enzyme molds itself to the shape of the molecule. तो जब कभी भी कोई सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर आकर लगता है तो एंजाइम अपने आप को जो है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से फोल्ड कर लेता है, मोल्ड कर लेता है और इस तरह से हो जाता है कि सबस्ट्रेट उसके अंदर अच्छी तरह से पैक हो जाए, अच्छी तरह से फिट हो जाए और फिर वो उससे जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। So these are the references for today's lecture, students.